Hello everyone, I Kuldeep Sharma welcome you all to today's session of 20 GK question specifically curated from the Hindu newspaper as well as the Indian Express. So आज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको गो थ्रू करेंगे, बट पहले आप प्लीज डेली न्यूज एनालिसिस देखिए बिकॉज ये क्वेश्चन वहीं से आपको फ्रेम करके दिए गए हैं. ओके, पहला क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट टैरिफ रेट डज द यूएस इंपोज ऑन इंडियन एक्सपोर्ट्स. तो यहाँ पे दो रेट्स में कंफ्यूजन है, बट आई होप आपको यहाँ कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि मैंने एक ही रेट मेंशन करी है एंड दैट इज 27% which is the current rate which has been imposed on Indian imports to US. Okay, so correct answer फर्स्ट का होगा बी. दूसरा जो कंफ्यूजन है वो है 27-26 में, बट बिकॉज दैट इज नॉट वन ऑफ द ऑप्शन तो आप ये नहीं कह सकते कि सर 27 भी करेक्ट नहीं है. सो करेक्ट आंसर फर्स्ट का होगा बी. नेक्स्ट पे आते हैं. अकॉर्डिंग टू द USTR मेमो हाउ वर रेसिप्रोकल टैरिफ्स एक्चुअली कैलकुलेटेड. तो इसको हमने अच्छे से डिस्कस करा है. रेसिप्रोकल टैरिफ्स क्या होते हैं उसको आज हमने समझा है अच्छे से, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं. बहुत कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स को लेके कि रेसिप्रोकल टैरिफ्स क्या होते हैं, कैसे डिसाइड करा गया. बिकॉज इंडिया जो है वो ऑन एन एवरेज 62% टैरिफ करता है, बट यहाँ पे यूएस ने 62% नहीं करें, 27% करें. तो ये 27% वैल्यू कैसे आई है. सो इट इज बेसिकली टू एलिमिनेट बायलैटरल ट्रेड डेफिसिट. दोनों की ट्रेड में जो गैप है, जितना वो एक्सपोर्ट कर रहा है जितना इंपोर्ट कर रहा है उसका जो गैप है उसको वो जीरो कैसे कर सकता है, उस बेसिस पे वो डिसाइड किया गया है वैल्यू. सो करेक्ट आंसर 2 का होगा ऑप्शन डी. नेक्स्ट पे आते हैं. विच इंडियन एक्सपोर्ट सेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू बी हिट द हार्डेस्ट बाय द 27% टैरिफ. तो अगेन आज डिस्कस नहीं किया था इसको, 2 दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से सेक्टर जो हैं जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट करे जा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन बना हुआ है आपका. सो यू शुड नो इट इज अ जेम एंड ज्वेलरी सेक्शन जो आपका सबसे ज्यादा इंपैक्ट होगा बिकॉज इट इज वन ऑफ द कैटेगरी विच डज द हाईएस्ट एक्सपोर्ट टू द यूएस मार्केट. सो करेक्ट आंसर थर्ड का होगा ऑप्शन सी. नेक्स्ट पे आते हैं. विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्राइमरली डील्स विद ग्लोबल ट्रेड रूल्स एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. तो यहां पे अगर सिर्फ ग्लोबल ट्रेड रूल्स की बात होती तो कहीं ना कहीं G20 भी डिस्कस करता है, अनटैड भी डिस्कस करता है, IMF भी डिस्कस करता है, बट बिकॉज यहां पे ग्लोबल ट्रेड रूल्स की बात है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बात है, तो उस सिचुएशन में द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो आपके इंटरनेशनल डील्स को या इंटरनेशनल रूल्स को भी, ट्रेड के रूल्स को भी डिसाइड करता है और प्लस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का फॉरम भी प्रोवाइड करता है. फोर्थ का करेक्ट आंसर इसलिए हो जाएगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट पे आते हैं. द WTO वाज एस्टैब्लिश्ड इन व्हिच पर्टिकुलर ईयर. तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसने गैट को यहां पे रिप्लेस करा है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड ऑन टैरिफ, वो किस ईयर में आया था. सो दैट केम इन द ईयर 1995. इसमें से एक ईयर है, वो ईयर है किसका, गैट का. तो बता सकते हैं गैट किस ईयर में आया था. ओके, बट फिफ्थ का आंसर होगा ए. नेक्स्ट पे आते हैं. अंडर विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द एंटी डिफेक्शन लॉ कंटेन. एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के किस शेड्यूल में प्रोवाइडेड है. सो वो प्रोवाइडेड है इन द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो करेक्ट आंसर 6 का होगा ऑप्शन सी. नेक्स्ट पे आते हैं. एंटी डिफेक्शन लॉ वाज इंट्रोड्यूस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा है, उसका ईयर पूछा था, ये वो अमेंडमेंट कब आया था. अमेंडमेंट हमने डिस्कस करा है इस बार के न्यूज एनालिसिस में, तो वहां या यहां आप ईयर बता दीजिए कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जिससे हमने एंटी डिफेक्शन लॉ इंट्रोड्यूस किया था वो किस ईयर में आया था. 7 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी. नेक्स्ट पे आते हैं. हु इज द अथॉरिटी टू डिसाइड ऑन डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द 10th शेड्यूल इन अ स्टेट लेजिस्लेचर. स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर में कौन सा वो पर्टिकुलर पर्सन है या पर्टिकुलर कौन सा ऑफिस है जो एंटी डिफेक्शन लॉ के डिस्प्यूट को डिसाइड करता है. सो वी हैव डिस्कस दिस कि चाहे सेंटर हो, चाहे स्टेट हो, पार्लियामेंट हो, लेजिस्लेटिव असेंबली हो, इट इज बेसिकली द प्रिसाइडिंग ऑफिसर. तो अगर लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली है तो वो हाउस स्पीकर हो जाएगा, राज्यसभा है या लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो वो चेयरमैन हो जाएगा, बट इन दिस पर्टिकुलर केस यू वुड सी हाउस स्पीकर इज वन ऑफ द ऑप्शन. तो करेक्ट आंसर 8 का होगा ऑप्शन डी. नेक्स्ट पे आते हैं. According to the 1997 resolution, to whom were judges required to declare the assets? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज आपका जो जस्टिस वर्मा वाला इंसिडेंट हुआ है उस वजह से जो ट्रांसपेरेंसी और ओपेकनेस का जो क्वेश्चन है जजेस के एसेट्स को लेके वो आपका न्यूज में. तो 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने रेजोल्यूशन पास किया था जजेस के इंटीग्रिटी को लेके, जजेस के डिक्लेरेशन को लेके. वो जो पर्टिकुलर डिसीजन था वो ये कहता था कि जो जजेस हैं आपके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के, दे आर गोइंग टू डिक्लेयर, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट जजेस, दे आर गोइंग टू declare their assets to the Chief Justice of India, not to the President, not to the public, not to the Prime Minister, not to the Parliament, but to the Chief Justice of India only. And again, this was voluntary and this was not subject to public disclosure also. 9 का करेक्ट आंसर इसलिए ऑप्शन सी होगा. अगेन मैं क्या बातें कर रहा हूं, अगर आपको डिटेल में समझना है तो डेली न्यूज एनालिसिस को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा.
ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, विच एक्ट सेक्शन 2F वाज इंटरप्रेटेड बाय द दिल्ली हाई कोर्ट इन 2009 टू इंक्लूड जजेस एसेट डिक्लेरेशन एज इंफॉर्मेशन। तो कौन से एक्ट के अंदर में इंफॉर्मेशन डिक्लेयर किया गया था? आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर दिस कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है 2005 का, जिसमें पब्लिक सर्वेंट से आप पब्लिक इंफॉर्मेशन को ले सकते हो। ओके, सो करेक्ट आंसर 10th का होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सांस द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब यहां पे कईयों को अगर सांस का मतलब ही नहीं पता है, सेंस का मतलब ही नहीं पता है, तो दे वुड नॉट बी एबल टू डू इट। सेंस का मतलब होता है विदाउट या माइनस द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी आपसे टोटल स्ट्रेंथ पूछी गई है सबट्रैक्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इफ यू नो कि टोटल स्ट्रेंथ जो है सुप्रीम कोर्ट की वो 34 है इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि करेक्ट आंसर 11th का होगा ऑप्शन सी 33 जजेस, बिकॉज इट इज आस्किंग यू द नंबर विदाउट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर 11th का सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं 12th, व्हाट इज द पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ ग्रीनलैंड इन इंटरनेशनल रिलेशंस। ग्रीनलैंड का एक्चुअल में पॉलिटिकल स्टेटस क्या है? वो क्या अपने आप में कंट्री है? क्या वो एक सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी है? वो एक ऑटोनॉमस रीजन है? क्या वो एक यूएस का प्रोटेक्टरेट है? ओके, यूएस प्रोटेक्शन देता है बट एक्चुअल में इंडिपेंडेंट कंट्री है। सो यू शुड नो दिस कि जो ग्रीनलैंड है इट इज अ सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी अंडर डेनमार्क और ऑफ डेनमार्क, विच मींस कि डेनमार्क जो है वो रेगुलेशंस तो करता है, फिस्कल पॉलिसी हो गई एक्सेट्रा, उन सबको गो थ्रू करता है, बट इंटरनली वो अपने आप को गवर्न खुद से कर सकते हैं। डेनमार्क का इंटरनल गवर्नेंस के अंदर में कोई रोल नहीं है। इसको मैं कह सकता हूं कि ये न्यू एज की कॉलोनी की तरह ही आप इसको कर सकते हो, बट अदरवाइज यहां पे बहुत ऑटोनॉमी मिलती है इस पर्टिकुलर ग्रीनलैंड को अंदर में। सो करेक्ट आंसर 12th का हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट पे आते हैं, विच इंटरनेशनल लीगल बॉडी इशूड एन अरेस्ट वारंट अगेंस्ट इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू के अगेंस्ट में किस इंटरनेशनल लीगल बॉडी ने एक अरेस्ट वारंट को यहां पे जारी किया है? तो वो बॉडी है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। 13 का करेक्ट आंसर होगा डी। और ये जो पर्टिकुलर चीज है ये हम डिस्कस इसलिए कर रहे हैं बिकॉज यहां पे कंट्री है जिसने रिसेंटली अनाउंस करा अपनी इंटेंशन टू लीव टू विड्रॉ फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। वहां से विड्रॉ करने का उसने डिसाइड करा है और वो कंट्री है हंगरी जिसने ये डिसीजन लिया है। 14 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट पे आते हैं, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट लोकेटेड। तो आईसीसी का हेडक्वार्टर भी वहीं है जहां आईसीजे का हेडक्वार्टर है और दोनों का हेडक्वार्टर है नीदरलैंड्स की कैपिटल द हाग के अंदर में। करेक्ट आंसर 15 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट पे आते हैं, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ हंगरी। हंगरी की प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? सो ऑप्शन है ये, आप अगर देखोगे तो विक्टर ओरबान इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ हंगरी। बहुत साल से यही हंगरी के प्राइम मिनिस्टर, इज वेरी क्लोज टू व्लादिमीर पुतिन आल्सो ऑफ रशिया। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट काइंड ऑफ लीगल चार्जेस टिपिकली फॉल अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ द आईसीसी। आईसीसी के अंदर में कौन से केसेस होते हैं जिनको डिस्कस किया जाता है? तो 4 कैटेगरीज होती हैं। 2 कैटेगरीज यहां पे मेंशन है, एक तो है वॉर क्राइम्स एंड जिनोसाइड, एंड इट इज नाउ योर जॉब बिकॉज हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि वॉर क्राइम, जिनोसाइड 3rd and 4th, एक क्राइम्स ऑफ समथिंग है और एक और कुछ है। आप 2 जो है उनको भी मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। करेक्ट आंसर 17 का होगा बी। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट अ पार्टी टू द रोम स्टैच्यू द ट्रीटी दैट एस्टैब्लिश्ड द आईसीसी। तो रोम स्टैच्यू तो 98 में आया था, उसके बेसिस पे हमने आईसीसी को बनाया 2002 के अंदर में। आउट ऑफ दिस 4 कंट्री 1 कंट्री इज नॉट अ सिग्नेटरी ऑफ रोम स्टैच्यू, यानी वो आईसीसी का मेंबर नहीं है। सो इफ यू लुक एट द ऑप्शन यू नो दिस कि यूएस इज द कंट्री जिसने रोम स्टैच्यू को साइन नहीं करा है, इसलिए वो आईसीसी के जुरिडिक्शन पे फॉल नहीं करता है। सो करेक्ट आंसर 18 का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट पे आते हैं, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ हंगरी। रिमेंबर यहां पे प्रेसिडेंट पूछा गया है ना कि प्राइम मिनिस्टर। सो गलती से विक्टर ओरबान मत टिक कर देना, ठीक है। तो जो प्रेसिडेंट है हंगरी का उनका नाम है तामस सुल्योक। तामस सुल्योक इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ हंगरी। 19 का अगर आंसर होगा ऑप्शन ए। फाइनली लास्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, विच कंट्री करंटली होस्ट द हेडक्वार्टर ऑफ नेटो। नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका हेडक्वार्टर कहां पे? तो वो हेडक्वार्टर है आपका बेल्जियम की कैपिटल ब्रसेल्स के अंदर में। सो करेक्ट आंसर 20th का होगा ऑप्शन डी। तो एक क्वेश्चन जो ऐड करना चाहूंगा मैं यहाँ पे, जो आप बता सकते हैं, नेटो का जो ईयर ऑफ फॉर्मेशन है वो क्या है? ओके, तो नेटो का फॉर्मेशन ईयर क्या है? जस्ट अ हिंट, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, इसे कोल्ड वॉर के टाइम में इसको क्रिएट करा गया था। सो ऑब्वियसली इट वुड बी समथिंग लेटर देन 1945. Okay, so try to answer this in the comment box also. Okay, so with this particular question, let's end today's session. Thank you and have a very nice day.